राजस्थानी और गुजराती थाली के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं, जहां पर पधारो हमारे देश तो लिखा है, लेकिन गुजराती कढ़ी देखिए, राजस्थानी कढ़ी। अब वो जो बजट वाली थाली में जो पेश किया गया है, थोड़ी राजनीति का भी जिक्र अब हो जाना चाहिए, क्योंकि एक तरफ बजट के वो प्रावधान होते हैं, दूसरी तरफ थोड़ी सी राजनीति। तो आइए, यहाँ पर रंजना और चित्रा मेरे साथ पहले से मौजूद हैं और दोनों वेट कर रही हैं, दोनों ने खाना नहीं शुरू किया है। बहुत बेसब्री से आपका इंतजार था श्वेता। तो बात अब उस थालीनॉमिक्स की भी होगी जिसकी चर्चा पिछले दिनों हमने बहुत पिछले बजट में की थी, लेकिन बड़ी बात है, हमारे साथ आलोक जोशी जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार संजीव अहलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं पूरी चर्चा में। कुछ ही देर में संबित पात्रा और गौरव वल्लभ आ गए हमारे साथ। गौरव वल्लभ आ गए, पर वो माइक लगाकर आ रहे हैं। आइए प्रोफेसर साहब, आइए प्रोफेसर साहब, आकर इधर बैठ जाइए। तो गौरव वल्लभ जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालेंगे और डॉक्टर संबित पात्रा कुछ ही देर में आने वाले हैं आपका साथ देने के लिए। उससे आपके खाने का स्वाद बढ़ेगा या घटेगा प्रोफेसर साहब? देखिए, मेरा तो आज सोमवार का व्रत है, हाँ। तो उनको खाते देखूंगा और देश भी उन्हीं को खाते देख रहा है, मैं भी देख लूंगा। संतोष कर हम भी लीजिए। जिस तरह देश के नौजवान भूखे हो गए हैं हैं, जिस तरह देश के नौजवान भूखे हैं, मेरा तो व्रत है आज सोमवार का, मैं उनको देखूंगा। बड़ी परेशानियां जो आपको बजट में दिख रही हैं, ये अगर अच्छा है आपने एक प्राइवेट बिल्डिंग में और प्राइवेट रेस्टोरेंट में कर रहे हैं, वरना अगर सरकारी बिल्डिंग होती तो आज ये बिक जाती। तो यहाँ पे सारी चीजें बजट में, भले ही वो रेलवे लाइनें हो, भले ही वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, बंदरगाह हो, भले ही वो बिजली की लाइनें हो, ऐसी एक चीज बताओ इस ब्रह्मांड में जिसको इस बजट में बेचने की बात नहीं। सवाल पूछूं, सामान्य ज्ञान का सवाल है, इस देश में विनिवेश कौन लेकर आया? विनिवेश की बात नहीं है, आप ये समझिए प्रोफेसर मैं बताता हूं ना आपको। क्वेश्चन पेपर में कुछ और लिखा है, जवाब कुछ और देंगे। जवाब नहीं, सवाल का जवाब दीजिए। मैं तो आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। आप ये समझिए कि ऐसा कौन सा बच्चा होता है जो अपने माता पिता पुरखों की संपत्तियां बेचता है, उसको हमारी संस्कृति में कहते हैं कुपात्र, उसको अच्छा पात्र नहीं मानते हैं। तो बताएंगे जो अपने माँ बाप की संपत्तियां बेचता है, पुरखों की संपत्ति से इसकी तुलना थोड़ा सा। श्वेता जी, जो अपने ऐसे ही आपने एक तो आधी भूख मार दी है गौरव जी, आपने कागज साथ में रख दिया थाली के। अंजना सुबह 6 बजे से अंजना 7 बजे से एंकरिंग कर रही है। नहीं, लेकिन यहाँ पर गौरव जी के लिए हम बता दें कि वो थाली देख रहे हैं, आमतौर पे गुजराती थाली और उसमें राजस्थानी, दोनों का ये मिक्सचर है। तो राजस्थान सरकार, गुजरात सरकार दोनों दिखेगी, इसलिए आप आराम से, मतलब सोमवार का व्रत है आप, लेकिन आप तोड़ भी सकते हैं। अब दोपहर हो चुकी है। चित्रा जी, सोमवार का व्रत भगवान के सहारे ही तो चल रहे हैं, इकोनॉमी भी भगवान भरोसे, एक्ट ऑफ गॉड। आप भूल गए हैं, वित्त मंत्री जी ने कहा है मैं कुछ नहीं कर सकती, एक्ट ऑफ गॉड है। तो मैं तो भगवान का भी अगर हम तोड़ दे अगर व्रत, तो मुझसे ज्यादा पापी कौन होगा? चलिए शुरुआत तो कर लीजिए आप कम से कम। गौरव जी का इस समय सोमवार का व्रत है, ठीक है। रक्षा को लेकर कोई ऐलान आज नहीं किए गए हैं, जबकि बॉर्डर्स पर करने के लिए है भी ना। हाँ, क्योंकि उसका जो बजट है जहां था वहीं है, बढ़ाया नहीं गया। मतलब जो आवंटन है उसे वहीं पर तय माने, उसको लेकर कुछ कोई कहने की बात है ही नहीं। बहुत चर्चा थी कि तो क्या होगा, कैसे ये भी लगा ना कि हो सकता है जो मेड इन इंडिया जो बेचने की बात हो रही है उसको भी कुछ इंडिया है, लेकिन रक्षा के साथ जो रक्षा मंत्री ने निकल कर रिस्पांस दिया, उसी को अगर आप सुन लें तो समझ में आ जाता है क्या हुआ। रक्षा मंत्री ने भी यही कहा, उन्होंने कहा मैं कुछ देर में आंकड़े आपको कुछ देर में आंकड़े बताऊंगा, जब आंकड़े मुझे पता लग जाएंगे तो बताऊंगा कि पहले पिछली बार से ज्यादा इस बार एलोकेट किया गया है या कम एलोकेट किया गया है। अंजना जी, वो ये पूछेंगे कि क्या बोलना है, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। नहीं, वो ये पूछेंगे कि क्या, अंजना जी एक मेरी जवाब तो सुन लीजिए। वो ये पूछेंगे कि मैं ये बोल दूं क्या ना कोई गुस्सा है ना कोई गुस्सा हुआ, ये पूछ के वो जवाब देंगे। आपने 3 बातें पूछी, मैंने पहली बात बताई। नंबर दूसरी बात, आज बेरोजगारी की दर जो दिसंबर में सीएमआई का आंकड़ा था, 9% से ज्यादा देश में बेरोजगारी की दर है। मुझे एक ऐसा इस बजट में प्रत्यक्ष रूप से एक ऐसा फैक्टर बताओ जिससे बेरोजगारी की समस्या का निदान हो सकता है। एक फैक्टर पूछ रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा नहीं पूछ रहा हूं, प्रत्यक्ष का इंतजार है, वो आपको बताएंगे। हलवा खाइएगा कि नहीं बताइए? मेरा तो उपवास है, मैं तो आप ये जल उपवास वाला कुछ मंगवा देते हैं आपके लिए खाने, ऐसा तो होगा नहीं, इतनी थाली सजी हुई है। और गौरव वल्लभ जी, आप यहाँ से बिना चित्रा जी, मैं तो पंडित आदमी हूँ, आप भोजन का मेरे को बुलाते तो मैं जरूर आता, पर आज सोमवार क्यों आप मेरा भंग? अच्छा, कोई बात नहीं, ये बताइए गौरव जी, चूंकि सिर्फ विरोध करना है विपक्ष को, इस वजह से बजट में उसको कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, अच्छी बात एक बताता हूं ना, एक ही अच्छी बात बताता हूं, अच्छी बात भी बताता हूं, ऐसे नहीं, और टेक्निकल बात बता रहा हूं।
जिस तरह सरकार ने कैपेक्स को बढ़ावा देने के लिए एलोकेशन किया है वो एक अच्छा कदम है। मैं तो अच्छी बात बता रहा हूं जो 25% बोला गया है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बनाएंगे, क्योंकि उससे अप्रत्यक्ष रूप से बेरोजगारी की समस्या का थोड़ा निदान होगा। मैं मान रहा हूं वो अच्छी बात है, हमने उसकी मांग भी की थी। आज सुबह बजट के पहले भी मैंने उस अपने ट्विटर हैंडल पे भी किया था कि कैपेक्स जो सरकारी स्पेंडिंग है उसको बढ़ाना चाहिए। पर बार बार एमएसएमई है, जैसे मान लो अंजना जी एमएसएमई, मुझे इतने एक्सपर्ट बैठे हैं, अर्थशास्त्री हैं, मैं आलोक जी का व्यक्तिगत रूप से प्रशंसक हूं। आलोक जी मुझे ये बताइए एमएसएमई के लिए क्या ठोस योजना थी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए क्या ठोस योजना थी, प्रत्यक्ष रूप से बताइए। ये आप हाइपोथेटिकल सोफिस्टिकेटेड, आप बिल्कुल यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आग लगाने वाले हैं एकदम गुस्से से। नहीं, अच्छा है ना, वो चटनी सर्व कर रहे हैं, अचार सर्व कर रहे हैं, जल्दी थोड़ा सा छाछ हम लोगों के लिए सर्व की जा रही है। यहाँ पे बाकी खाना आप बैठे रहेंगे खाली थाली लेकर। वो व्रत है उनका, तो आप चिंता ना करें, मैं कुछ देख रहा हूँ। गौरव जी ड्यू रहा, आप बाद में खिलाइएगा। ये जो टेक्सटाइल पार्क्स हैं और जो रियल एस्टेट के लिए अनाउंसमेंट्स हैं, जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कंसेशंस दिए गए हैं, इनसे आपको नहीं लगता है कि कोई लाभ होगा? आलोक जी इमीडिएट लाभ नहीं होगा। पीएलआई स्कीम जैसे टेक्सटाइल पार्क, पीएलआई स्कीम जो प्रोटेक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है, उसका लाभ होते समय लगता है, वो इमीडिएट लाभ नहीं देता। अब ये एक वो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बार बोला था कि लॉन्ग टर्म वी ऑल आर डेड, जो कीन्स की एक फेमस स्टेटमेंट है अर्थशास्त्री का। तो हर चीज का, टेक्सटाइल पार्क का हमने पीएलआई स्कीम, अरे लोगों को मैं आपको खाने के हिसाब से ही बताता हूं। मुझे आज भूख लगी है अंजना जी, तो आप मुझे क्या कहेंगे कि अगले साल मेरे घर पे आना, मैं आपको डिनर करवाऊंगी, तो मैं कहूंगा जय सिया राम अंजना जी, मैं अगले साल आपसे संपर्क कर लूंगा। मुझे तो भूख तो आज लगी है। भूख अगर आज लगी है, बेरोजगारी आज है अगर देश में, युवा नौकरी आज मांग रहे हैं, एमएसएमई सेक्टर कर्ज की खुराक नहीं चाहता है, वो चाहता है कि उसके खाते में पैसे जमा कराए जाए। और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं सारे अर्थशास्त्रियों से और एक्सपर्ट जो आपके पैनल पे हैं, सर क्यों आईएमएफ बोलता है कि भारत का जो फिस्कल स्टिमुलस था कोविड का, वो सिर्फ 2% ऑफ जीडीपी था? क्यों भारत सरकार कहती है 15% है, आईएमएफ बोलता है 2%? 10%, सरकार ने 10% ऑफ जीडीपी कहा था। पहला था, हुआ था ना आत्मनिर्भर 2, आत्मनिर्भर 3। आईएमएफ पे भरोसा मैं बोल रहा हूं मुझे तो सरकार पे भरोसा। मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं, क्योंकि आईएमएफ ने कहा है 11.5% ग्रोथ रेट। अच्छा, डबल डिजिट में सिर्फ आईएमएफ ने दिया है, बाकी मूडी, स्टैंडर्ड पुअर सब कम दे रहे हैं। अब आईएमएफ चीन को नंबर 2 पर रखा है। आईएमएफ को गोदी आईएमएफ मत बोलिए। नहीं, अंजना जी और श्वेता जी, आपको अर्थशास्त्र की बेसिक समझ है, मुझे पता, आप बहुत बेसिक। पर आप बताइए, मैं ऐसा यहां खड़ा हूं, मान लो ये है मेरा 2019-20 का, ये मेरा 2019-20 का लेवल है, ये मेरा 19-20 का लेवल है, भारत की इकोनॉमी यहाँ। अब 20-21 में ये 8 कदम पीछे चल जाती है और 21-22 में बोलते हैं 11 कदम आगे आई। तो मैं जहां खड़ा था उससे तो 3 कदम ही, मतलब 2 साल में मैं 3 कदम बढ़ा, मतलब 1 साल में 1.5 कदम बढ़ रहा हूं। क्या भारत के नौजवान भारत सरकार से 1.5% एवरेज इकोनॉमी की जीडीपी की ग्रोथ की अपेक्षा करते हैं? पर ये कोरोना से रोजगार मिलेगा? कोरोना से तो पूरी दुनिया में दिक्कत हुई है। श्वेता जी, कोरोना मानता हूं, तो वही आईएमएफ 5.4% ग्रोथ क्यों बताता है चीन की? चीन के डाटा पे तो मुझे विश्वास नहीं है और किसी भी दुनिया के अर्थशास्त्री को नहीं है। पर हम आईएमएफ का ही डाटा, आईएमएफ कह रहा है चीन की ग्रोथ 5.9% है। क्यों दुनिया के जो दूसरे देश है, भले ही वो अमेरिका हो, भले ही वो जर्मनी हो, भले ही वो स्पेन हो, वहां पे डिक्लाइन आया तो वो इतना शार्प राइज क्यों कर गए? मेरा सवाल बड़े फंडामेंटल है, आप इनका उत्तर क्यों? दुनिया में कोरोना तो सबके लिए आया श्वेता जी, क्यों भारत ने 23.9% की डिप करी? मतलब उनकी बात से आप सहमत हैं या आपकी अलग राय है? मैं खाना देख रहा था, उसको सुन नहीं पाया, मेरा तो उपवास है खाने के टेबल पे बात करने की, और वो भी जब एक गरमागरम चर्चा होगी। संजीव जी, उनकी बात से आप सहमत हैं या? उनको सब कुछ बजट में काला काला दिखाई दे रहा है। चित्रा जी, एक बात छोड़कर एक सवाल फिर गौरव वल्लभ जी, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब करना है। और जब सरकार कहेगी ये करने के लिए हम मोनेटाइज करेंगे एसेट्स को, जो कि इस सरकार की इजाद नहीं है फार्मूला जी, वही सवाल जो मैंने ये फार्मूला वहीं से आया है। जवाब ये फार्मूला भी बिल्कुल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से ही आया। मुझे ये बताइए, तो उस पर क्यों ऐतराज है? मुझे ये बताइए, मैं कोई डाइवेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट का अगर सही तरह से यूज हो, आप
अचानक से पहले कंपनियां को लॉस में डालते हैं। LIC की क्या हालत है? LIC का NPA पिछले 4 साल में लगभग 2.5 गुना बढ़ गया है। अब आप कहते हो हम LIC का IPO, अरे IPO लाना था तो जब LIC स्ट्रांग करके IPO लाओगे कि पहले LIC को वीक करोगे फिर IPO लाओगे? क्यों किया जा रहा है? इंस्टीट्यूशंस पहले वीक की जाती है ताकि उनकी वैल्यूएशन कम हो जाए। और फिर मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि आज बहुत सीरियस और बहुत टेक्निकल बात है। फिर आपके वो हैंकी पैंकी 2-4 जो लोग हैं, आपको क्या आलोक जी नहीं पता कि ये बंदरगाह कौन खरीदेंगे जो आज 7 बिकेंगे? देश के हर व्यक्ति को पता है। आपको क्या ये नहीं पता कि बिजली लाइनें कौन खरीदेगा? देश के हर व्यक्ति को पता है। ये A&A से काम नहीं चलेगा। आपको देश के नौजवानों के लिए क्या सोचना है उसके बारे में बात। मैं डाइवेस्टमेंट का विरोध नहीं कर रहा हूं या खाने की थाली पे बैठ के। मैं ये कह रहा हूं कि आप किस तरह से, क्या प्रोसेस है, क्या पॉलिसी है। आप अचानक से बोलते हो कि शिपिंग कॉर्पोरेशन को बेच देंगे, उसके थोड़ी देर बाद बोलते हो कॉनकर में भी, अब बोलते हैं BHEL में भी, अब बोलते हैं स्टेडियम भी बेच देंगे। सर एक पॉलिसी लाइए। और मैं ये चाहता हूं कि अगर हमारे पुरखों की मेहनत को बेचा जाए, पुरानी सरकार की मेहनत को बेचा जाए तो उसकी वैल्यू तो अच्छी लगे। संजीव अहलूवालिया जी, आपका पक्ष इस पर जान ले। संबित पात्रा का इंतजार है क्योंकि अभी वन साइडेड हो रहा है। हम सारे टूट पड़ रहे हैं प्रोफेसर साहब पर। डॉक्टर संबित पात्रा को भी जवाब देना है बहुत सारे, क्योंकि सबको उम्मीद थी अहलूवालिया जी कि कुछ एक ऐसा होगा जिससे एक वैक्सीन, हमने भी नाम यही रखा था शो का, एक वैक्सीन चाहिए बजट के लिए। लेकिन क्या वो हुआ है? क्या वो शॉर्ट टर्म इमीडिएट फायदा स्टिमुलस दिख रहा है? नहीं, देखिए मेरा तो ये विचार है, आप शायद ता माने इससे, कि वैक्सीन तो दरअसल FM ने जो वर्तमान वर्ष है उसमें भी दिया है और अगले वर्ष फिर से दे, ठीक है। अब ये है कि हम लोग उतनी वैक्सीन नहीं दे पा रहे हैं जितने विकसित देश जो हैं वो दे सकते हैं, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था अलग है हमारे से। पर वैक्सीन तो दिया गया है लास्ट ईयर भी। अगर आप देखें जो रूरल डेवलपमेंट NREG का जो आउटले है, आप ही की स्कीम थी, बड़ी पुरानी स्कीम है, कांग्रेस की चलाई हुई। और आज जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ऐसे हंस रहे थे, उसी स्कीम का बात कर। स्कीम अच्छी स्कीम है, सब लोग देश जिसका प्रधानमंत्री ने संसद में खड़े होकर उपवास उड़ाया था, वो उसी स्कीम की बात। बट उसी प्रधानमंत्री ने उसकी गुणवत्ता को मापते हुए उसमें एलोकेशन उन्होंने अच्छा लगा, मुझे डबल किया। अच्छा लगा, बिल्कुल लगना अच्छा लगा। नहीं, आपको भी हर्ष होना चाहिए। बिल्कुल। पर प्रधानमंत्री जी को एक समय में ऐसे कर रहे थे, मैं इस स्कीम को कैसे बंद होने दूंगा, ये तो मजाक, वो गड्ढे खोदने की करना शुरू कर दिया है आप गौरव जी। मुझे आप बताइए चित्रा जी, आप जब सीरियस, मतलब आप ये बिल्कुल तय करके आए हैं कि मतलब खाने की थाली कितनी भी सजी रहे आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। मेरे देश के प्रधानमंत्री जी संसद में खड़े होकर कोई बात बोलते हैं ना चित्रा जी, तो आप यकीन मानिए देश का हर व्यक्ति उनको सुनता है। ये जो फुलका इस वक्त देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल ऐसे ही इस समय गुस्से में आप दिखाई दे गौरव जी। गुस्सा तो है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि चित्रा जी कुछ मानने के लिए तैयार नहीं। गुस्सा इसलिए है क्योंकि पहली बात, ये जो फुल्का है ये देश का नौजवान नहीं खा पा रहा है, इसलिए गुस्सा है। अगर ये फुल्का देश के नौजवान की थाली में भी आ जाए तो मजा आता। और दूसरी बात, एक मिनट अंजना जी, ये बात महत्वपूर्ण है, एक मिनट, ये महत्वपूर्ण। अंजना जी मुझे ये बताइए, हम सब यहाँ जो बैठे हैं, हम एक मिडिल इनकम ग्रुप सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। नौकरी पेशा, आप नौकरी करते हैं, आप करते हैं, आलोक जी भी अपना स्वयं का वेंचर चलाते हैं, पहले बरसों इन्होंने नौकरी करी, मैं भी नौकरी करी। आप ये बताइए, इस पूरे पेंडेमिक में हमारे भाई की, हमारे बहन की, हमारे छोटे चाचा की, बड़े नाना की, मामा की या तो नौकरी गई है या सैलरी में कटौती हुई है। अब इस नौकरी पेशा आदमी के लिए टैक्स में क्या बेनिफिट मिला, मैं पूछ रहा हूं। और आप इसलिए गुस्सा आ रहा है। और जोशी जी, ये जो थाली है, खाना जो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, कुछ नया नहीं मिला, जो श्वेता कह रही है, बच गए लोग। तो कोरोना के बाद तो हम लोग सब स्ट्रेस का इंतजार कर रहे थे कि ऐसा मिला, बच गए। प्रणाम आपको नहीं किया, वो 75 से ऊपर वालों को किया, आप अभी नहीं पहुंचे, प्रणाम भी उनके लिए। और चित्रा जी, मैडम श्वेता जी,
ये सरकार ने पिछले 10 महीने में जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी जो एफडी की रेट है वो ऑन एन एवरेज 2% घटी है। मेरे पिताजी जो रिटायर हुए थे सरकारी नौकरी से, उनको कुछ पैसा मिला, उन्होंने एफडी कराई। अब वो मेरे को बोल रहे मेरा पैसा कम क्यों कर दिया तूने, अब तू लाता क्यों नहीं। अरे मैं उनको कैसे समझाऊं कि सरकार ने एफडी की रेट कम कर दी है, सिर्फ आपको प्रणाम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे प्रणाम का, उनको वो प्रणाम तो कर रहे हैं पर मैं प्रणाम को स्वीकार जब करूंगा जब वो प्रणाम का प्रमाण देंगे। वो प्रमाण नहीं दे रहे हैं प्रणाम का। लेकिन एक और चीज है, सरकार के पास ऑप्शन, गौरव जी आप इतने नाराज बैठे हुए हैं, ऑप्शन भी 1 सालों के दौरान हिंदुस्तान में जो स्थिति कोरोना काल के दौरान पैदा हुई उससे उबारने की एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो उसको देखते हुए एक बैलेंस बजट जो सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत, सबका साथ सबका विकास और हिंदुस्तान को आगे ले जाने की कवायद। चित्रा जी, नई मांग का सृजन नहीं कर पाते हो आप, नया निवेश इकोनॉमी में नहीं डाल पाते हो। हाँ, कैपेक्स जो बढ़ाया उसका मैं प्रशंसक हूं, आपके सामने बोल रहा हूं, आज तक के शो में बैठ के बोल रहा हूं, मुझे वो एक अच्छा कदम है। पर आप क्या कर रहे हो, प्रॉब्लम क्या है चित्रा जी? बड़े मतलब सरल शब्दों में बताता हूं। आप कैंसर के पेशेंट जब जाता है ट्रीटमेंट कराने और जब ट्रीटमेंट कराते हुए डॉक्टर उसके हाथ में एलर्जी देखता है तो वो कीमोथेरेपी पहले देगा कि एलर्जी का ट्रीटमेंट पहले करेगा? सरकार एलर्जी का ट्रीटमेंट पहले करना चाह रही है, कीमोथेरेपी कर ही नहीं रही। दैट इज द प्रॉब्लम। क्या आपको भी ऐसा लगता है जोशी साहब? और एक बार जरा प्लेट की, चूंकि थाली की चर्चा हो रही है और थाली के इर्द गिर्द हम लोग पूरी बातचीत कर रहे हैं, खाने पीने की चीजों पर क्या असर आप देख रहे हैं? क्या महंगा हो सकता है? थाली महंगी हो सकती है? थाली देख के जब से हम आए मैं यही सोच रहा हूँ कि खाने पीने की चीजों पे क्या असर होगा। तो असर अभी किसी भी चीज पे साफ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कई बार वित्त मंत्री ने जिक्र किया कि इसके लिए एनेक्सर फलाना देखिए, इसके लिए एनेक्सर अलाना देखिए। तो 6 एनेक्सर तो मैंने गिने, उसके बाद मैंने सोचा कि बाद में पढ़ूंगा तभी देखा जाएगा। तो अभी तमाम चीजें समझनी है। दूसरा, ये ज्यादातर चीजें आती हैं जीएसटी के दायरे में। जो चीज जीएसटी में नहीं आती है वो है पेट्रोल डीजल। उस पर एक्साइज कम करने के बजाय एक नया सरचार्ज लग गया है। उसके अगेंस्ट कहा गया है कि हम सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम कर देंगे और बेसिक एक्साइज ड्यूटी और स्टेट को जाने वाली कृषि सेस है। हाँ, कृषि सेस जो लगा है उसको डिकोड करें जरा, क्योंकि एक वक्त पे खबर आई कि ग्राहक को वो नहीं देना पड़ेगा। इसका क्या अर्थ है? कंपनी से लेंगे? हाँ, सेस के लिए पैसा कौन देगा? इस अर्थ के पीछे एक गणित है कि वो अपनी ही एक्साइज ड्यूटी, जो कि इस समय बिल्कुल मेरे ख्याल से इतिहास के रिकॉर्ड लेवल पर है, जो सरकार ले रही है पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी, वो एक्साइज ड्यूटी उनको स्टेट्स के साथ शेयर करनी होती है। जो आप बेसिक ड्यूटी कमाते हैं उसमें स्टेट्स का हिस्सा होता है। लेकिन अगर आप वो ड्यूटी कम कर दें और सरचार्ज लगा दें तो सरचार्ज मेरी समझ से स्टेट्स के साथ बांटना नहीं है। तो ये फिर एक बजट का विंडो ड्रेसिंग है। विंडो ड्रेसिंग है, एक तरह का नया मैनेजमेंट। और गोल्ड पर एक बार चूंकि क्योंकि रोटी पर ही है ना, तो अभी मुझे रोटी से गेहूं भी याद आ रहा है, गेहूं से किसानों का मुद्दा याद आ रहा है। भले किसान संगठन अभी आंदोलन कर रहे हो, लेकिन आज जो घोषणाएं हुई और खासकर कृषि को लेकर जो बातें हुई है, थोड़ा सा भी मरहम होगा, थोड़ा सा भी कोई सोचेगा। चलिए एमएसपी को लेकर कि एमएसपी अभी एक सरकार का कहना एक तरफ और बजट में उस चीज को दोबारा पढ़ देना। कृषि में तो मैडम आउटले जो इस बार इन्होंने दिया है वो पहले से कम है। और फर्टिलाइजर जो एक निवेश है, इनपुट है एग्रीकल्चर के लिए, उसमें भी उन्होंने आउटले कम किया। तो मेरे ख्याल कृषि के लिए कोई ऐसा बहुत फायदेमंद कोई चीज़ उन्होंने इस बजट में रखी तो नहीं है। पर ये भी ध्यान में रखिएगा कि कृषि तो उसमें काफ़ी उसका अच्छा रहा है उत्पादन। पिछले 1 साल में कोरोना के समय में 3.5% ग्रोथ भी रही है। तो मतलब वहाँ तो जो आपकी नाव है वो सही चल रही है। डगमगा रही है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, डगमगा रही है रूरल एरियाज में, इतनी नहीं जितनी अर्बन एरियाज में। खास करके अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट, खास करके विमेन का, उसमें बहुत गिरावट है। यंग लोगों के अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत एम्प्लॉयमेंट में गिरावट है, बिलो 30। तो इन चीज़ों के लिए कोई स्पेसिफिक स्कीम तो खैर नहीं लाए हैं। और बीजेपी एक मौका भी खोज रही है, क्योंकि उनका कोई प्रवक्ता होता तो जब जरा उनसे हम लोग पूछते। लेकिन एक बात बताइए, डिजिटल इंडिया को बहुत पुश करने की कोशिश है प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब फिर सोच लीजिए। जी कुछ हल्का फुल्का नहीं, मैम आप क्यों ठीक है व्रत भंग करवा रहे हो भक्ति को?
डिजिटल इंडिया को पुश देते हुए एक तो मेड इन इंडिया टैब से आज वित्त मंत्री ने वहां पूरा बजट पढ़ा। बिल्कुल। उसके बाद से वो जो ड्यूटी बढ़ा रहे हैं इंपोर्टेड मोबाइल्स पर, चार्जर्स पर, तो क्या हमारे और मोबाइल प्रोडक्शन को लेकर बार बार टेलीकॉम मिनिस्ट्री से बताया जाता है कि हम बहुत ज्यादा इसमें इजाफा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जिन चीजों पर ऐसी ड्यूटी बढ़ाई गई है विदेशी कपड़ों पर, उससे एक आत्मनिर्भर भारत या वोकल फॉर लोकल ये सबको पुश मिलेगा? अंजना जी, अगर अच्छा होता है कि वित्त मंत्री जी मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया जो स्कीम को 5 साल हो गए, हाँ। उसका एक ब्यौरा दे देती, और मैं दे देता हूं, वो तो भूल गई होगी, मैं दे देता हूं उस मेक इन इंडिया का ब्यौरा। जब वो स्कीम चालू हुई थी तो मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 15.5% था, जो आज 13.5% हो गया। मतलब वो बब्बर शेर था ना, वो चीन की गलियों में घूम रहा है, शंघाई में मिलता है, आप लोग तो जाते हो, आपको मिल जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कब घटा? ये 17 से 13% 2016 में जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का अभी 2020 में जाकर हुआ। मैं अभी बोल रहा हूँ, जब कृषि में इजाफा हुआ और वो गिरा। मेक इन इंडिया का जो मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग की हकीकत बता रहा हूँ कि 15.5% जो मेक इन इंडिया में कंट्रीब्यूशन था मैन्युफैक्चरिंग में, वो आज 13.5% हो गया। आपका तो सोमवार का व्रत नहीं है ना? ये मेक इन इंडिया स्कीम का क्या फायदा हुआ? आप टैब तो अच्छा हुआ, मुझे खुशी है, मुझे अच्छा लगा कि मेक इन इंडिया की टैब है, पर उस टैब के अंदर इंडिया के लिए कुछ नहीं था, ये प्रॉब्लम है। संबित पात्रा का बहुत देर से हम लोग इंतजार कर रहे थे, आपका स्वागत है। लगातार एक के बाद एक ऐसे बाउंसर छोड़ रहे हैं आपके लिए, जिसका जवाब आप दीजिए। मेक इन इंडिया आपके लिए गुजराती थाली रखी है हमने, नहीं इसमें गुजराती और राजस्थानी थाली से भी इनकार कर दिया है। गुजराती राजस्थानी दोनों को एक थाली में सजा कर रखा हुआ है। चलिए, अच्छी बात है, आपने पूरा भारत की थाली यहाँ सजाई हुई है। और ठीक इसी प्रकार आज जो बजट हुआ है, उस बजट में भी निर्मला सीतारमण जी ने हर प्रदेश का आइटम और हर तरह से इस थाली को सजा के देश के सामने परोसा है। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं आज तक का, और निर्मला जी का भी धन्यवाद करता हूं कि इस तरह से उन्होंने हमारे मन के पेट को भरा है। बस बिल्कुल सही बात बोल दी, ये मन के पेट ही भर रहे हैं। वो लोग रोजगार चाह रहे हैं, वो अपना पेट भरना चाह रहे हैं, ये मन के पेट भर रहे हैं। और इन्होंने कहा पूरे भारत की। संबित जी, अगर आप बजट को देखेंगे तो आप पाएंगे कि 4 राज्यों पे कुछ ज्यादा प्यार है, जहां पे वैक्सीन भी अब घोषणा हो जाएगी कि हम यहाँ वैक्सीन लगवा देंगे। ये आपका चुनावी प्रेम बजट में भी संबित जी, बजट तो पूरा देश के लिए बनता है। इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा। मैं थोड़ा लेट आया हूं, नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया कि बजट तो देश के लिए बनता है। कुछ नहीं, देखिए दो तीन बड़ी बातें वो बोल गए हैं। एक तो यही तमिलनाडु, केरल, असम, बंगाल, लगा कि यही 4 राज्य हैं देश में। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि झांसा है नौकरी बढ़ाने के लिए कुछ भी कॉन्क्रीट आपने नहीं किया। आप जवाब दीजिए। देखिए, अब मैं डिबेट में वाकई शामिल हो रहा हूं, और जहां तक मैंने कहा कि मन की बात को उन्होंने रखी, तो मेरा ये कहने का तात्पर्य था कि जो हमने मन में सोच रखा था कि इस प्रकार का बजट होगा, बजट ठीक उसी के अनुरूप था। नंबर 2, देखिए, पहले तो डिबेट में तू मैं बाद में करेंगे, भोजन पे तू मैं करना ऐसे भी हमारी संस्कृति की भाग नहीं है। मैं पहले निर्मला सीतारमण जी का, नरेंद्र मोदी जी का और हिंदुस्तान की जनता का धन्यवाद करता हूं। देखिए, ये बजट बहुत शांतिप्रिय ढंग से पारित हुआ। एक बड़ा क्राइसिस था, क्राइसिस के बाद ये बजट हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, आप और हम एक अरसे के बाद यहां भोजन कर रहे हैं। सुबह भी मैं कह रहा था कि ये जो आज तक मॉडल, आज आपका जो एक जीआईपी मॉल आपने लिया हुआ है, वही मॉडल आप सरकार में भी देख सकते हैं। आप देखिए, मैं उदाहरण देता हूं, ये आप जीआईपी मॉल में हम सब बैठे हुए हैं, भोजन कर रहे हैं। यहां मैं बाहर देख रहा हूं सारे, आप देखिए, ये हमारे भाई साहब हैं। ये भाई साहब भी कितने दिन से एंगेज नहीं थे, आज ये एंगेज हुए हैं। हमसे पूछ रहे चूरमा दूं, ये दूं, सब कुछ दे भी रहे हैं। आज ये अपने आप को एंगेज महसूस कर रहे होंगे। आपने स्पेंडिंग किया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपने जीआईपी मॉल में स्पेंडिंग किया आज तक ने, उसका नतीजा इनको एम्प्लॉयमेंट मिला। आप इसको बड़े रूप में सोचिए। भारत की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे आसाम में हो, चाहे उड़ीसा के फिशरीज, पारादीप की फिशरीज में हो, उड़ीसा कोई चुनावी राज्य नहीं है, वहां पे भी उन्होंने पारादीप फिशरीज को दिया है। तो वहां जो ये इन्वेस्टमेंट हुआ है 1.18 लाख करोड़ रुपीस का, रोड्स पे, मेट्रो पे, इत्यादि पे, किसको फायदा होगा? जैसे इस भाई को आज आपने एम्प्लॉयमेंट दिया है, ठीक उसी प्रकार हिंदुस्तान नहीं है सब। जिस चीज के लिए ये बोल रहे हैं कि मतलब कुछ ठोस नहीं है, ऐसा नहीं है। कई सालों बाद जाकर इसका असर दिखेगा। आज की स्थिति में बहुत सारे नौजवान हैं जो नौकरी के लिए परेशान है। आज के लिए क्या होगा? 2 चीजें हैं जहां तक शॉर्ट टर्म गेन होता है और एक लॉन्ग टर्म गेन होता है।
शॉर्ट टर्म गेम में आप देख सकते हैं कि जब कोरोना का क्राइसिस रहा, तुरंत किस प्रकार लोगों के हाथ में पैसा पहुंचे, 80 करोड़ लोगों के पास किस प्रकार अन्न पहुंचे, उसकी व्यवस्था वन रेशन कार्ड वन नेशन के अंतर्गत इमीडिएटली किया गया। सभी को 5 किलो गेहूं, दलहन इत्यादि ये सारी राशन पूरे हिंदुस्तान में भेजा गया। मगर एक लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म प्लान ही आपको अपनाना पड़ेगा। किस प्रकार ये लोग भविष्य में भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए आप पैसा दे दीजिए, पैसा कुछ दिनों में खर्चा हो जाता है, कुछ दिनों में आपका हाथ खाली हो जाएगा, मगर एम्प्लॉयमेंट दीजिए। ये ऐसा नहीं है कि आपको एम्प्लॉयमेंट 4 साल बाद मिलेगा। जब 11,000 किलोमीटर एक्स्ट्रा जो नेशनल हाईवे ऐड हो रहा है, श्वेता जी, अंजना जी, चित्रा जी, ये 11,000 किलोमीटर का है। 11,000 किलोमीटर का जो एक्स्ट्रा नेशनल हाईवे ऐड होंगे, तो ये परसों से काम शुरू होगा, काम ऑनगोइंग भी है। उनमें जब नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की जो बात की, जिसमें करोड़ों की रुपए लगाई जा रही है, आपका सारा फोकस बंगाल पे ज्यादा है। जहां जहां चुनाव होने हैं वहीं पर सड़क आपको ज्यादा खराब नजर आ रही है, वहीं पर सब कुछ करना है, इनका आरोप यही है। कोई बात नहीं है, देखिए बंगाल हो, आप खाना भी शुरू कर दीजिए। बिल्कुल खाऊंगा भी, मैं बोल रहा बंगाल भी हो, तमिलनाडु भी हो, केरल भी हो, ये छोटे राज्य नहीं है, आसाम भी हो, ये बड़े राज्य हैं जो हिंदुस्तान के जीडीपी को कंट्रीब्यूट भी करते हैं और वहां भी काम होना अनिवार्य है। हमने वहां किया है। मैं तो आज इनसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये कह दे कि बंगाल और असम में काम नहीं होना चाहिए था, हमने गलत किया है बंगाल में काम देके, अब ऐसा बोल दें। आप थोड़ा लेट आए, आपकी मैंने पूरी बात अच्छे से सुनी, ताकि मुझे आपने खाना भी खाता हूं और आप भोजन भी कीजिए, जरूरी है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी तो भरपेट करे, देश बाद में कर ले। नहीं, एक बार मैं संबित जी को बता देती हूँ, इनका सोमवार का व्रत है, इस वजह से ये कुछ नहीं खा रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि सरकार के बजट से नाराज होकर खाली रखी हुई है। इनका ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं तो मेरी बात करता हूँ, व्रत है तो अच्छी बात। बिल्कुल, मेरी बात सुनिए। आपने कहा हमने कोरोना काल में पैसा दिया। हाँ, मुझे ये बताइए कि ये 10 महीने हुए कोरोना को देश में, हमने पहला लॉकडाउन किया, उसके बाद 10 महीने से ज्यादा का समय हो गया, कितना पैसा प्रति हिंदुस्तानी को मिला, ये बताइए। देखिए मैं एक बात पूछूं, ये हमेशा ऐसा क्यों होता है कि हम हिंदुस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, ये इसी प्रकार का प्रश्न पूछते हैं कि कितना पैसा हमें मिला। हम ये क्यों नहीं कहते हैं कि इंडिया ने कितना जनरेट करने की क्षमता बढ़ाई। ये नहीं, मैं कंप्लीट कर रहा हूं। इतने वर्षों तक कितना पैसा मिला, इसी के पीछे जो फॉल्ट लाइन था उसका नतीजा रहा कि आप देखिए, दादाजी भी कह रहे थे कि नाना जी भी कह रहे थे गरीबी हटाओ, उसके बाद बेटी जी भी कह रही थी गरीबी हटाओ, उसके बाद बेटे जी भी कह रहे थे गरीबी हटाओ, फिर मैडम भी कह रही थी गरीबी हटाओ, अभी फिर बेटे जी कह रहे हैं गरीबी हटाओ। अगर सारा पैसा ये दे रहे होते और जा रहा होता जहां पहुंचना है, तो नहीं हो पाता ये गरीबी हटाओ। दूसरी बात, मैं आज गर्व से एक बात कहता हूं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, पहले राजीव गांधी ने कहा था हम 100 पैसे भेजते हैं तो 85 पैसा गायब हो जाता है, बाकी पैसा जाके पहुंचता है। आज मैं गर्व से कहता हूं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, धन्यवाद भाई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जो पैसा मोदी जी भेजते हैं, जिसके लिए भेजते हैं, वो वहां पहुंचता है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस पे हम डिस्कशन करें, डिबेट करें या ना करें, डीबीटी एक अचीवमेंट है। सीधा मोबाइल पर आता है मैसेज किसान को। अब इन्होंने कही दादा नाना की, अब हमारे देश में एक बाबा जी भी है। बाबा जी ने क्या कहा था संबित भैया? बाबा जी ने कहा था कि अब बहुत हुई पेट्रोल की मार। अब पेट्रोल तो 100 रुपए, बॉम्बे में 100 रुपए से ज्यादा मिल रहा है। मैं पूछ रहा हूं, बाबा जी ने क्या कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां लगाएंगे। आज बेरोजगारी की दर 9% हो गई संबित भैया। मैं आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन जब पूछ रहा हूं, क्योंकि आपने जिक्र किया और बाबा जी ने भी कहा, बाबा जी ने कहा कि लोगों के हाथ में मैं पैसा दूंगा। मैंने आपसे पूछा कितना पैसा दिया, तो आपने कहा उसको तोड़ मोड़ के जवाब दिया। मेरा दूसरा सवाल का जवाब अगर सीधा हो तो दे दीजिए, वरना नाना जी दादाजी जो आपने चौथे एंकर आपने रखा हुआ, मुझे नहीं पता था। अब आप सुनिए तो सही। बोलिए। अरे कैसे संबित भैया, मैं तो विपक्ष में हूं, सवाल नहीं पूछूंगा तो फिर आपको जवाब देने का अवसर कौन देगा? हम ही तो देते हैं ताकि आप देश को जवाब दो। आपको सवाल पूछने का अधिकार है। बोलिए साहब, बोलिए। दूसरा, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं। एमएसएमई सेक्टर है, देश का महत्वपूर्ण सेक्टर है। लगभग 10 से 15-20 करोड़ लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पाते हैं वहां पे एमएसएमई। इस बजट में एमएसएमई सेक्टर जो खत्म हुआ था कोरोना में, और कोरोना के पूर्व जो नोटबंदी और गलत तरीके से जीएसटी लगाने से वो पीछे गया था, इस बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए क्या किया गया, बताइए। मैं एमएसएमई का भी बताता हूं, क्योंकि इन्होंने बाबाजी 3 बार कहा और मैं आज तक में बैठा हूं। ऐसा तो नहीं हो सकता है मैं बाबाजी पे कुछ बोलूं ही ना। देखिए, चाहे आप कुछ भी कर लें,
बाबा तेरा हिंदुस्तान दीवाना, इसमें तो ये मूड ऑफ द नेशन में आप ही लोगों ने अभी 2 हफ्ते पहले की MSME। मैं एमएसएमई पे आ रहा हूं कि आपने बाबा पहले कहा फिर एमएसएमई का, मैं बाबा पहले कहूंगा फिर एमएसएमई पे। देखिए आप बताइए अंजना जी, चित्रा जी और श्वेता जी, बाबा का दीवाना है कि नहीं? इन्होंने बाबा जी, मैं बाबा सबसे पीछे नहीं हटूंगा, बाबा जी का दीवाना हिंदुस्तान है कि नहीं? मूड ऑफ द नेशन में आप बताइए, खुद हर सेक्टर के व्यक्ति ने कहा हाँ बाबा जी ठीक कर रहे हैं, ठीक तो कर ही रहे हैं। दूसरी बात, आपने एमएसएमई पे पूछा, एमएसएमई पे आप देख लीजिए, धन्यवाद साहब, थोड़ा हलवा नहीं आपका तो मेरा वो चल रहा है, उपवास व्रत है। उपवास है। तो मैं बोल रहा था कि एमएसएमई में 15,700 करोड़ रुपए इस बार अतिरिक्त आवंटित किया गया है, डबल किया गया है जो बजट पिछली बार एमएसएमई का था। और एमएसएमई के परिभाषा को परिवर्तित करके, यहां बैठे हैं एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं, एमएसएमई के परिभाषा को परिवर्तित करके किस प्रकार से एमएसएमई में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको फायदा दिया जा सके, उस पर एक गंभीरता से एक असर हुआ है। तीसरी बात है कस्टम ड्यूटी 400 प्रोडक्ट्स पे किस प्रकार एक उस पर नियंत्रण करके एमएसएमई को फायदा पहुंचाया जा सके, उस पर भी काम किया गया है इस बजट में। स्वाभाविक रूप से एमएसएमई को आत्मनिर्भर पैकेज जो दिया गया था, उस पैकेज में भी एक बहुत बड़ा रकम एमएसएमई की तरफ था, और आज भी उसके रिवाइवल के लिए एक बहुत बड़ा छलांग और बहुत बड़ा कदम उठाया गया। संजीव जी, आलोक जी, इसमें एक न्यूट्रल अपना वो दीजिए, क्योंकि राजनीति तो 2 सिरों पर रहेगी। मेरी प्रॉब्लम यह है कि एमएसएमई कोई खुदा नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान में एमएसएमई है और जो बाहर के देशों में एमएसएमईज है, उनमें बहुत बड़ा फ़र्क है कि, और ये पिछले इकोनॉमिक सर्वेस में लिखा भी गया है, अरविंद सुब्रमण्यम जी ने लिखा था कि हिंदुस्तान के एमएसएमई जो हैं वो बचपन में भी छोटे रहते हैं और बुढ़ापे में भी छोटे ही रहते हैं, दे डोंट ग्रो। और बाहर के जो एमएसएमईज हैं बचपन में छोटे रहते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, बट देन दे ग्रो। तो ये ग्रो करने की जो एनवायरनमेंट है वो तभी आती है जब बच्चे को खेलने की इजाज़त दी जाए मैदान में आके। हम लोग एमएसएमईज को गार्ड करके रखते हैं कि साहब ये एमएसएमईज हैं, ये हमारे बच्चे हैं, इनको हम प्रोटेक्ट करके रखें। तो जिस चीज़ को आप प्रोटेक्ट करेंगे, खास करके उद्योगों को या बिजनेस को, वो अनकम्पिटिटिव हो जाती है। आपने जीएसटी में भी यही देखा। जीएसटी में अब आप गौरव वल्लभ को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं गौरव वल्लभ साहब का पॉइंट है, उनका पॉइंट है कि आज गौरव वल्लभ जी का ये पॉइंट है कि आज हम एक बहुत ही अजीब सी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जिसमें हिंदुस्तान में 150-200 मिलियन लोगों को दर्द है, पेट में दर्द है, खाना नहीं मिल रहा, ये वास्तविकता है कोरोना वायरस की वजह से। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया, ये उनका प्रश्न है। लघु उद्योग एमएसएमई सेक्टर में स्पेसिफिक सवाल वही पूछ तो रहे हैं। मतलब उनका एम्प्लॉयमेंट आप देखें तो 100 मिलियन आदमी तो उनके साथ जुड़ा ही हुआ है ना। आप कह क्या रहे हैं सर? आप कह मैं रहे हैं ये कि कह रहा प्रोटेक्टिव हूँ, ना हो सरकार, या सरकार कुछ करे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सर, मैं अगर मेरे को कुछ करना होता तो मैं उन व्यक्तियों के लिए करता जो कि एमएसएमई से जुड़े हुए हैं, ना कि उन कंपनियों के लिए। क्या करते हैं? क्योंकि कंपनियों को समर्थन देना, कंपनियों को प्रोटेक्ट करना, जैसे संबित पात्रा जी कर रहे हैं कि साहब हमने इनको आत्मनिर्भरता का एक वो उनके ऊपर आंचल डाल दिया, तो वो उनको कंपटीशन में जरूर आना नहीं है। ये तो हम पहले से करते आ रहे हैं, और उनकी हालत देखिए, ये कोई उसमें फायदा नहीं है। एमएसएमई से जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं, उनको एमएसएमई, जैसे एग्रीकल्चर में जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं, उनकी भी वही हालत है। इन दोनों को वहां से निकाल कर कहीं और अच्छी जगह लगाना है जहां प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट के लिए हो और अच्छा पैसा। बात बोलना चाहता हूँ, वो एक प्रश्न। अच्छा सुनिए, आप इनकम टैक्स स्लैब का इंतजार कर रहे थे या नहीं? नहीं, मैं एक मिनट एमएसएमई, ठीक है, जल्दी से बोलिए। देखिए, एमएसएमई आज क्या हो रहे हैं अक्रॉस द कंट्री, क्या हो रहे हैं, या तो वो बंद हो रहे हैं, या जो उनका जो व्यापार था वो लगभग 60 से 70% कम हो गया। मेरा सवाल स्पेसिफिक था, मैंने पूछा एमएसएमई के लिए क्या किया, इन्होंने कहा हमने एमएसएमई की परिभाषा बदल दी। ये वही बात हुई, स्टेशन का नाम चेंज कर दिया। प्रभु सुनिए, वो तो आप स्पेशलाइज्ड हो, उसके लिए तो मैं आपको अब देता हूं कि आप नाम तो बदल सकते हो, पर एमएसएमई के लिए क्या किया आपने? एमएसएमई व्यापारी के लिए दुनिया भर में, अमेरिका जो ट्रंप आपका दोस्त था, उसने क्या किया था मैं आपको बताता हूं, वो याद है ना आपकी बार? तो वो ट्रंप ने क्या किया, सुनिए आप मेरी बात संबित जी। ट्रंप ने एमएसएमई को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया। आपने कितना पैसा किया? दुनिया का एक देश बताइए कोरोना काल में जिसने एमएसएमई में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर नहीं किया।
दुनिया का एक देश बताइए अंजना जी, जर्मनी, स्पेन, सिंगापुर, मलेशिया, यू नेम एनी कंट्री जिन्होंने एमएसएमई की हैंड होल्डिंग, इन्होंने क्या किया पता है अंजना जी? बोले अभी कष्ट में हो ना, जाओ बैंक लोन ले लो, जाओ बैंक से जाके, अरे कर्ज की खुराक से। अंजना जी मैं आपके पास आऊं, अंजना जी मेरे को थोड़ा पैसों की जरूरत है, मुझे थोड़ा मदद कर दीजिए, और आप मुझे कहो कि गौरव जी वो पास में एक बैंक की ब्रांच है, आप चले जाओ वहां पे, अंजना जी मुझे कैसा लगेगा या आपको कैसा लगेगा? मैं क्यों लोन दूं आपको? मैं अभी मुझे मान लो, बैंक से ही लीजिएगा ना लोन। लोन नहीं, मैं कह रहा हूं मुझे कुछ सहायता सरकार आपको अपने आप पर निर्भर बना ले। अंजना जी अंजना जी मैं अगर एक विश्वास के साथ आपके पास आऊं कि मैं कष्ट में हूं, मुझे 500,000 रुपए अभी दीजिए अंजना जी, और आप कहोगे गौरव जी लोन, सी कर्ज की खुराक से देश की अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। जब आपदा काल है, पेंडेमिक है, यू रिक्वायर हैंड होल्डिंग, बाबा जी इज नॉट होल्डिंग द हैंड, दैट इज द प्रॉब्लम। बोल लीजिए संबित। देखिए यहां भी एक्सपर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही, मैं उसी को एक्सपैंड करूंगा, क्योंकि वो राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते थे इसलिए उन्होंने नाम नहीं लिया और किसी के विषय में नहीं कहा। उन्होंने कहा कि एमएसएमई में हम एक छोटे प्लेग्राउंड में खिलाड़ी को खेलने देते हैं, उसको एक बड़े प्लेग्राउंड में उतरने नहीं देते हैं। हम उसको घर के बाथरूम में तो टब में नहाने देते हैं, मगर स्विमिंग पूल में उतरने नहीं देते, सागर में उतरने नहीं देते। जब मैंने कहा कि एमएसएमई के परिभाषा को बदला, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये नहीं कि एमएसएमई का नाम हमने एमएसएम कर दिया। उसका अर्थ है कि जो टैक्स कॉम्प्लायंस है, जो ऑडिट होता था, वो 5 करोड़ पे अगर ये था तो उसको बढ़ा करके 10 करोड़ किया। अर्थात हमने उसके प्ले फील्ड को बढ़ा दिया है, उसको बड़ा किया है। वो अब बड़ी मछली की तरह जाके एक बड़े समुद्र में खेल सकता है। यह होता है इंक्रीजिंग दी प्लेइंग फील्ड, नंबर 1। नंबर 2, मैंने कहा 15,700 करोड़ रुपए जो पिछली बार की बजट में था उससे डबल किया गया है। 15,700 करोड़ रुपए ये एमएसएमई के वेलबींग के लिए दिया गया है। 400 प्रोडक्ट कस्टम ड्यूटी कम किए गए हैं ताकि एमएसएमई जो है वो उसमें अच्छे से खेल सके और किसी प्रकार का बर्डन ना हो। फिर उनके जो बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्चुअल प्रॉब्लम्स होते थे उसके लिए एक इस प्रकार का बेंचमार्क बनाया गया है कि वो जल्दी सॉल्व हो सके। यही तो कर सकता है। हर एक बात मैं बता दूं स्पष्टता से, हर चीज का जवाब केवल में हाथ में पैसा दे देने से नहीं होता है। आपके पास सपोज आज तक के पास भी एक ऑप्शन था कि आप जीआईपी मॉल के ये जो हमारे भाई लोग आज काम कर रहे हैं, आप यहां 100 रुपए भेज सकते थे कि ये तुम 100 रुपए रखो, ये तुम 100 रुपए रखो, हमारे तरफ से टिप है। दूसरा है कि आज आपने बुक किया मॉल को और लोगों को काम करने का अपॉर्चुनिटी दिया। आप बताइए ये मेरा भाई जो है इसको 100 रुपए टिप से खुशी मिलती अगर आप यहां कार्यक्रम नहीं करते, या हमें खाना खिला करके जो वो उपार्जन करेगा उससे ज्यादा खुशी मिलेगी? ये आप बताइए। क्या पैरों पर खड़ा होने के संकेत जो वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया, या फिर सचमुच में हाथ पकड़ के कहा कि अच्छा तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ? लेकिन क्या सचमुच में वो पैरों पे खड़े होने की परिस्थिति क्या हुआ है? यही मैं खुद ये सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि ये सवाल 1991 में भी पूछा गया था। जब भारत में आर्थिक सुधार हुए थे तब बॉम्बे क्लब ने बहुत जोर शोर से विरोध किया था। भारत के बड़े उद्योगपतियों ने कहा था कि ये नहीं चलेगा, लेवल प्लेइंग फील्ड दे दीजिए। लेकिन तब से आज की तारीख में जब हम देखते हैं तो वो जिस अंदाज में रिफॉर्म किए गए थे, जिस तरह से इस देश को खोला गया था, उसके फायदे हमको आज दिख रहे हैं। सवाल यह है कि क्या आज उस तरह खोला गया है, या ये जो लिमिट बढ़ाई गई है, ये लिमिट सिर्फ ये उनको बढ़ने का मौका दे रही है, या उनसे बड़े लोगों को उनके प्लेग्राउंड में आकर कब्जा करने का मौका दे रही है? ये सवाल है। मैं ये कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि अभी इससे 10 गुना बड़े आकार का आदमी खड़ा है और उसकी और इसकी परिभाषा एक हो गई। देखिए अब क्या उसको मौका नहीं मिल गया इस प्लेग्राउंड में आए और इनको क्राउड आउट कर दे? नहीं, वो तो देखिए, मैं तो कहता कंपटीशन, मोनोपोली एंड हो और कंपटीशन हो। मेरे से अच्छे डॉक्टर हैं, उसका अर्थ ये नहीं है कि मैं अच्छे डॉक्टर हूं तो मैं उस हॉस्पिटल में जाके प्रैक्टिस ही ना करूं जिसमें अच्छा डॉक्टर है। मैं भी वहां जाऊंगा और भविष्य ही निर्धारित करेगा कि अच्छा डॉक्टर कौन है। ठीक उसी प्रकार लता मंगेशकर जी हैं, तो क्या कोई और अच्छे और गायक गाना नहीं गाए क्या? बिल्कुल गाए, उसी मूवी में गाए, वो भी आगे बढ़े। तो मुझे ये कहना कि कोई एक बड़ा प्लेयर है इसलिए वो छोटे प्लेयर को खा जाएगा और उसे एक अलग कूप में रखना चाहिए, मैं इसके हक में नहीं हूं। एक ग्राउंड में दोनों आए, कोई बुराई नहीं है, कंपीट करे, मोनोपोली खत्म हो। हम फार्म लॉज में भी यही कह रहे हैं कि मोनोपोली को एंड करिए, आप ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन देंगे तो बेहतर जो होगा वो जनता चुनेगी। कृषि कानून के खिलाफ तो आज भी आपके कई सांसद ब्लैक पेन के आए। इन्होंने एक टिप का उदाहरण दिया, हालांकि मुझे वो अच्छा नहीं लगा व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि ये भारत सरकार की कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं और मेरी सरकार की कॉन्ट्राडिक्टरी बात मैं सहन नहीं करता हूं। प्रधानमंत्री जी क्या 6,000 रुपए किसानों को देते हैं तो वो टिप है? इन्होंने कहा मैं टिप नहीं देना, वो गलत बात है। मुझे उससे ठेस पहुंची व्यक्तिगत रूप से। आराम से। फिर दूसरी बात, 500 रुपए प्रधानमंत्री जी ने विमेन
जो महिलाओं को दिए कोरोना काल में, क्या वो टिप थी? वो टिप नहीं है, वो देश के लोगों का हक है देश की सरकार पे, इसलिए उसको टिप के साथ तुलना मत कीजिए। आप अपनी बातों को और प्रधानमंत्री जी की बातों को खाने की टेबल पे कॉन्ट्राडिक्ट करना गलत है। एक मिनट रुक जाइए, मैं जब पूरी बात करूं। फिर इन्होंने कहा कि हम एमएसएमई की हम उनको स्वयं को खड़ा करना चाहते हैं। आप आलोक जी, आप एक्सपर्ट हैं, संबित भैया आप डॉक्टर रहे हुए हैं, अभी तो शायद प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आइए, करेंगे। करते हैं? आइए, आप मेडिसिन देते हैं। वो बुला रहे आपको कि करते हो? अच्छा, मुझे ये बताइए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको हमारी तो संस्कृति ये है, मेरी जो सभ्यता है वो बता रहा हूं कि उसका हाथ पकड़ के हम उसको चलना सिखाते हैं। जब वो साइकिल चलाता है तो मेरा जो बेटी साइकिल चलाती तो मैं पीछे पीछे उसके दौड़ता हूं, हालांकि ज्यादा नहीं दौड़ पाता हूं पर फिर भी कोशिश करता हूं वो नहीं गिरे। तो ये कह रहे हैं कि हम तो आत्मनिर्भर, अरे भैया बच्चा पैदा होते ही आत्मनिर्भर नहीं बनता है। एमएसएमई जब अगर जो आपदा में है तो उनकी हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी। जो दुनिया के दूसरे देश से आप हर चीज कंपेयर करते हो तो एमएसएमई को प्रोटेक्शन क्यों नहीं देते? और मिडिल इनकम ग्रुप जो कि हम सब लोग हैं उनको प्रोटेक्ट क्यों नहीं करते? लोगों की नौकरियां गई है, भोजन मतलब उनकी सैलरी कट हुई है, उनकी स्पेंडिंग कम हुई है, उनके लिए पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम क्यों नहीं लाते? मैं आप जवाब दे दूं। देखिए, इन्होंने टिप की बात कही, बिल्कुल टिप देना चाहिए। इन्होंने कहा कि 6,000 रुपए जो हम प्रति वर्ष किसान सम्मान निधि के रूप में देते हैं या 500 रुपए महिला को अगर हमने दिया इस समय जब लॉकडाउन हुआ था तो क्या गलत? बिल्कुल गलत नहीं था। और इस भाई के लिए भी अधिकार है, वो भी हिंदुस्तानी है, देना चाहिए। मगर इन्होंने कहा जब बिटिया हमारी भागती है, साइकिलिंग करती है तो हम पीछे पीछे, मेरे पिताजी भी जब साइकिल हम कर रहे थे तो पीछे पीछे भागते थे। सरकार भागी पीछे पीछे, हर बेटे और हर बेटी के पीछे सरकार भागी और अभी भी भाग रही है, कभी नहीं गिरने देगी। मगर साथ में बेटा और बेटी के लिए माता और पिता यह भी कोशिश करते हैं कि ये इंडिपेंडेंटली साइकिल चला भी ले, मैं जीवन भर पीछे इसके ऐसे दो हाथ तो नहीं करता रहूं। कौन सी कोशिश की जा रही है? देखिए, दोनों है। आप देखिए, किसान सम्मान निधि भी है और एक मिनट आप देखिए, उज्ज्वला के माध्यम से, चूंकि महिलाओं की भी बात हुई, बिटिया की भी बात हुई, उज्ज्वला 1 करोड़ और 8 करोड़ में 1 और करोड़ ऐड कर दिया जाए उज्ज्वला, और गैस सिलेंडर दिया जाए, वो भी है। मैं उसको हैंड होल्डिंग भी मानूंगा और आत्मनिर्भर कर, देखिए वो बेसिक कम्युनिटी है। मगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करके एक आने वाले समय में हम अपने आप को कंसोलिडेट करें और हम अपने आप को बड़े स्पेंडिंग के माध्यम से खड़ा करें, यह हिंदुस्तान के लिए बहुत आवश्यक है। वरना हिंदुस्तान का स्पाइन और मेरुदंड जो है वो टूट जाएगा। रिमेंबर, देयर इज अ वेरी फेमस प्रोवर्ब, एक कहावत है कि किसी को मछली देना तो ठीक है, मगर मछली देने से अच्छा है रोज रोज कि उसे मछली पकड़ना सिखा दो, तब वो आत्मनिर्भर। हमने मछली दिया भी है, देते भी रहेंगे और साथ में मछली पकड़ना सिखाएंगे भी। मुझे ये बताइए, जस्ट क्लोजिंग कमेंट, एमएसएमई को आपने क्या दिया है डायरेक्ट? मेरा सवाल वही था। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं 15,700 करोड़ रुपए। सुन लीजिए भाई साहब, आपने कहा हम तो उनको आत्मनिर्भर बना रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं उनको आपने क्या दिया? नंबर 1। दूसरा, आप उत्तर दे दीजिएगा बाद में, जो मिडिल इनकम ग्रुप है उनको क्या रियायत मिली इस टैक्स में, और रियायत क्यों मांग रहे हैं, क्यों अपेक्षा है हम लोगों को, उसका भी कारण बता रहा हूं। क्योंकि हमारी नौकरियां गई है, हमारे घर में सैलरी कट हुई है, उनको क्या रियायत, उनकी टेक होम सैलरी कितनी बढ़ी? एक मिनट श्वेता जी, एक लाइन और, डिस्पोजेबल इनकम उनकी आपने कैसे बढ़ाई है? और लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन के क्या माध्यम है? बहुत सारे सवाल है, मगर एक लाइन में एक पॉजिटिव नोट में खत्म करूंगा। आज मुझे लगता है इस बजट में एक बहुत पॉजिटिव बात हुई कि 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन के लिए आवंटित किया गया है और निर्मला जी ने कहा है आवश्यकता पड़ने पर इससे अधिक भी हम पैसा देंगे।